सीजी पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट पार्ट का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी और आप अच्छे से सिलेक्शन पास ले सकेंगे। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक से संबंधित गुरुत्व के अधीन गति। यह टॉपिक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। तो आइए अब बिना समय व्यर्थ किए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? न्यूटन से पहले किसने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। इसका डिटेल देखते हैं। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये बेसिक लैंग्वेज में आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, एक डाउट सेशन अलग से ला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ इसे फॉर्मूला के द्वारा बताया गया है। यहाँ सबसे पहले क्या बोला गया है? दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, मतलब दो पिंड का द्रव्यमान अगर हम देखें तो इसमें m1 और m2 जो दिया हुआ है वो दो पिंडों का द्रव्यमान है, और ये जो f दिया है वह आकर्षण बल है और ये द्रव्यमान है, और ये दोनों क्या है? समान अनुपाती है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बोला गया, तो उनका बीच का दूरी क्या है? r है, उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। और g जो है वह नियतांक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जिसे कहा जाता है वह g है। यहाँ दिया हुआ है f बल है, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी, g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि निर्वात में गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहे हैं उसे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह बोला जा रहा है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहां से एक सेब अगर छोड़ा जाएगा तो वह कैसा क्रिया करेगा, मतलब उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसमें हमारा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। जो सेब है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि पीसा में जो झुकी हुई मीनार है वह गिर नहीं पाती है, गिरती नहीं है। उसका कारण क्या है? गुरुत्व के केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, जिसके कारण मीनार गिरती नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरुत्व के केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यहाँ डिटेल दिया हुआ है।
गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है। तो गुरुत्व के केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार की और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 25 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। तो रिसर्च करने वालों के अनुसार क्या है, 2030 या 50 के बीच में, 2030 या 2050 के बीच में यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। बोला जा रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वह अगर दोगुनी हो जाती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। तो किस तरीके का गुरुत्वाकर्षण बल इसमें पड़ता है ऐसा पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जितना है उसका चौथा भाग होता, अभी जितना गुरुत्वाकर्षण है उसका चौथा भाग होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, वायु के जो प्रतिरोध है उसे नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। उसका जो द्रव्यमान है वो और उसमें लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण क्या है, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। बोला जा रहा है लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को, मतलब सेम आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी के सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आदर्श परिस्थिति में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराई जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण का कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो इस स्थिति में लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अब दोनों कंडीशन को देखते हैं। अगर हवा की अनुपस्थिति रही तो लोहे और लकड़ी एक साथ गिरेंगे, अनुपस्थिति रही तो हवा के एब्सेंस में दोनों एक साथ गिरेंगे। परंतु हवा की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की पहले गिरेगी। वही यहाँ डिटेल लिखा है, हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर हवा के कारण लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। से याद रखिए, सबसे पहले अनुपस्थिति का कंडीशन बताया गया जिसमें दोनों एक साथ आएंगे और हवा की उपस्थिति में पहले लोहा आएगा फिर लकड़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो गेंदे ए तथा बी क्रमशः, अब दो गेंद बताया गया है ए और बी क्रमशः। ए के बारे में बताया जा रहा है, ए जो है 10 किलोग्राम तथा बी जो है 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, दोनों का भार एक समान नहीं है लेकिन ऊंचाई एक समान है, तो इस कंडीशन में द्रव्यमान पर दोनों गेंद निर्भर नहीं करेंगे। अतः दोनों गेंद क्या हो जाएंगे, एक साथ भूमि पर आएंगे, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ पे दोनों गेंद का धातु एक ही है और एक समान दूरी पर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन पर द्रव्यमान निर्भर नहीं करेगा। दोनों अगर अलग अलग होता, जैसे एक लकड़ी होता है एक लोहा होता, तब अलग कंडीशन होता, तो इसलिए दोनों एक साथ पहुंचेंगे, कोई डाउट ना रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कथन और कारण से संबंधित है। कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। रीजन देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी
पर जी के मान का 1/6वां भाग है। 1/6वां भाग है। इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान खुद जो जी है उसका मान क्या है, 1/6वां भाग है। इसी कारण से चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग हुआ। इस प्रकार कथन सही है और कारण गलत है, क्योंकि कारण में बोला है कि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहां भी है लेकिन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार, तो किसी पिंड का भार किधर सर्वाधिक रहेगा किधर कम रहेगा वो बताना है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है किसी पिंड का भार। जो ध्रुव रहेंगे उस पे सर्वाधिक रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार भी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। वस्तु की स्थिति के अनुसार भार जो है परिवर्तित होता है और द्रव्यमान जो है स्थिर राशि है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम, पृथ्वी के ध्रुवों पर कोई भी वस्तु रहे उसका भार अधिकतम होगा तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाता है। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का वितरण किसमें सही दर्शित है। मतलब यहाँ पास एक ग्राफ दे दिया गया है, तो उसमें क्या पूछा गया है, किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही दिया है। तो इसमें समय और विस्थापन दोनों का विवरण किसमें सही दिया है वो देखना है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है वह सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या सिंपल फॉर्मूला पूछा है वो बताना है। एक चिकना आंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आंत है। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण के साथ आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थ तल पर पिंड को पहुंचने में लगा समय पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ से कोई चीज फिसलेगा तो पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या रहेगा, यहाँ पर से इसका ऊंचाई हो जाएगा और यहाँ से किसी चीज को फिसलाओगे तो कितना समय लगेगा। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला हमारा ऑप्शन सी बनता है, 1/sin थीटा रूट के अंदर 2h/g हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो याद रखिए यह बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, भले हम डील कर रहे हैं इसे लेकिन व्यापम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जो त्वरण है वह कितना दे दिया है, 9.8 दिया है और त्वरण को हम लोग ए से डिफाइन करते हैं। और वहीं पर टाइम कितना दे दिया गया है, 3 सेकंड दिया गया है और टाइम क्या होता है, टी होता है। तो वेग का फॉर्मूला ये होता है, v = u + at। तो यहाँ पर a और t दे दिया है, इन दोनों को इनटू कर दिए और u नहीं दिया है तो इसे 0 मानेंगे और इन दोनों का इस फॉर्मूला में रिएक्ट करवाएंगे तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड आएगा। आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान, तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ इसी को फॉर्मूला में दिया है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। तो विनाशकारी भूकंप जो होगा तो उसके गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, > 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे याद रखिए, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। तो विनाशकारी भूकंप के कारण गुरुत्व के त्वरण > 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। कुछ भी वस्तु है उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण जीई, गुरुत्व जनित त्वरण जीई कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है।
अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण, अब यहाँ पर चंद्रमा का गुरुत्व जनित त्वरण क्या बता दिया गया है, 10 की घात 6 बताया गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 किलोग्राम रहेगा। एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर और चंद्रमा पर दोनों में 100 किलोग्राम रहेगा। कारण देख लेते हैं व्याख्या में, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहता है। तो क्या है, त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, गुरुत्वीय त्वरण के में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया, द्रव्यमान के बारे में पूछा है, तो द्रव्यमान जो रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है, तो भारहीनता किसके कारण होती है, यह गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता होती है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाता है। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर mg होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो जाती है। तो इसे सबको नहीं देखना है, बस आप नॉर्मल से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है, तो कौन सुमेलित क्रम में है वो बताना है, मतलब इसे हमें सुमेलित ही करना है कूट से। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है रेडियम, तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सी दिया है एक्सरे, तो एक्सरे की खोज जो है W.K. रॉन्टजेन ने की। और चेचक, इसका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो इसके अकॉर्डिंग ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसी का डिटेल दिया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्ष के में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसे हम अनुभव कैसे नहीं कर पाते हैं, ये पूछा गया है। तो किस कारण से अनुभव नहीं कर पाते, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है, उसके कक्ष में पृथ्वी की गति जो होती है उसकी अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, किस कारण से उपग्रह नीचे नहीं गिरता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो कृत्रिम उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान किया जाता है। यहाँ डिटेल दिया हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक है केंद्रीय बल और दूसरा है प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल है, गोलाकार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षेप बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और विकिरण दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। तो इसमें इसी चीज को लिखा है, आप उसको डिटेल देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय व्यर्थ ना करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो कृत्रिम उपग्रह सुस्पष्टता से कैसे ट्रैक किया जा सकता है? तो इसे डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करती है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करती है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है।
या किससे प्राप्त होता है, या पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्र लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो यह केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए, उपग्रह से एक ना एक क्वेश्चन व्यापक में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो चारों को पढ़ेंगे, जो सही नहीं है उसी को हम लोग उसमें टिक लगाएंगे। तो लास्ट से देखते हैं, ऑप्शन डी, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है, तो ये सही है। ऑप्शन सी, दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिकता का कारण है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, ये भी सही है। आंसर ऑप्शन ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, तो ये गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जाती रहती है। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती रहेगी तो अपना भार क्या है, अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की काल अवधि है, तो लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। तो यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लोलक जितना लंबा होगा उसका काल अवधि उतना ही रहेगा। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पास लोलक के काल अवधि का फॉर्मूला दिया हुआ है, बाकी और खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आंसर क्वेश्चन ही देखते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है और सुस्त होने के कारण ही हमें लंबा दिन लगता है। तो ये किस कारण से होता है, यह लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण घड़ी सुस्त हो जाती है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इस स्थिति में जो प्रदोल आवर्तकाल है वह कम हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं, लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, इस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाता है, मतलब इसका जो आवर्तकाल है घूमने का वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही अभी अभी एग्जाम में आ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, पहला कथन, उससे पहले कंडीशन दिया है, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा। पहला देखते हैं, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब जो गोला रहेगा वह माध्य यहाँ से घूमना चालू किया, यहाँ पर आके रुका और यहाँ पे, तो ये मध्य स्थिति है, तो इस समय क्या हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। 2 बार कैसे, एक बार इधर और एक बार इधर, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चरम स्थिति पर मतलब इसका लास्ट पॉइंट जितना ऊपर जाने का है उस स्थिति में क्या गति और त्वरण शून्य हो जाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, तो ये गलत है। इस स्थिति में गति और त्वरण शून्य नहीं होते हैं। चौथा, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और चौथा सही है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पास और स्थिति दिया है, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो पहला, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा, उसका त्वरण शून्य हो जाता है। तीसरा, वेग अधिकतम होता है। चौथा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। वेग अधिक होगा तो गति भी जल्दी करेगा, इसलिए ये भी अधिक होगी। पांचवा, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाता है। जब ये घूम रहा है दोलक तो ये स्थितिज क्या है, स्थितिज मतलब रुका हुआ, तो इसलिए ये शून्य हो जाता है। जब पिंड गति के अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंच जाता है, तो अब ये बोला जा रहा है चरम स्थिति पर, मतलब लास्ट जितना उसके जाने का है उस स्थिति पर जो पहुंच जाता है तब क्या होगा। पहला, उसका त्वरण अधिक होता है। दूसरा, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है।
तीसरा, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा। देखो, गति करने का जो ऊर्जा है वह ऊपर जाके शून्य हो जाएगा, तभी तो वह रुकेगा। और स्थितिज हो जाएगा उस कंडीशन में, उसका वापिस ये रिटर्न आएगा। और यहाँ भी उसका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा और ये वापिस रिटर्न आ जाएगा। पांचवा, वेग शून्य होता है। साथ ही हर आवर्त में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम, वायु प्रतिरोध आदि कारणों से समय के साथ साथ कम होता जाता है। इसके लिए कथन 1 2 3 4 सही होंगे और 3 सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है? यह शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? तो इस स्थिति में वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और यहाँ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड बोला गया है, तो ये वापिस आ जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक होता तो यह पृथ्वी पर वापस नहीं आता। यही चीज यहाँ पे दिया है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है, जिसके कारण वायुमंडल उसमें नहीं होता। डिटेल, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग का मतलब क्या होगा कि अपने पूरी शक्ति से अगर आप किसी चीज को पृथ्वी से बाहर फेंकते हो और वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चले जाता है तो वस्तु वापिस पृथ्वी में नहीं गिरता, मतलब वह वस्तु पृथ्वी से पलायन कर लेता है। तो पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तथा धरती पर पलायन वेग इतना है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण, देखो गैस के अणुओं का वेग ज्यादा हो जाता है पलायन वेग से, तो इसी कारण वे वहां पर पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो यहीं पे हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। लगभग 26 मिनट के आसपास में हमने 38 के आसपास क्वेश्चन किया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है व्याख्या के साथ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा स्थूल पदार्थों के गुण रहेंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अभी एग्जाम का टाइम पास में नहीं है तो ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।